हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। आज से आपको क्लास 12 की क्लास दी जा रही है। इसके पहले बहुत से वीडियो में क्लासेस दी जा चुकी है, लेकिन क्लास 12 का आज पार्ट 1 रिलेशन एंड फंक्शन से आज हम शुरुआत करेंगे। उसको आप पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा बढ़िया से और उसको पढ़ लीजिएगा। आप 100% समझ जाएंगे, सिर्फ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज ही स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और उसको आज हम अभी से पढ़ाएंगे। और उसके पहले हम लोग जानते हैं कि क्लास 11th में हम लोग सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो सेट के बारे में थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे। पूरी नॉलेज नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बताते हुए चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए क्लास 11th वाला वीडियो ऑफ फर्स्ट पार्ट सेट समुच्चय का देख लीजिएगा, उसमें आप समझ जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। रिलेशन एंड फंक्शन के लिए क्लास 12th में क्लास 11th का कुछ टॉपिक क्लियर होना जरूरी है, जैसे समुच्चय सेट। अब समुच्चय क्या होता है हम लोग जनरली जानते हैं, जैसे कुछ भी हो, समूह बनाया गया हो, कुछ विद्यार्थियों का समूह, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समूह। कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जैसे ताश है, ताश की गड्डियों का समूह, मतलब गड्डी में ताश के पत्तों का समूह। और जैसे झुंड होता है, ये सब जनरल यूज लैंग्वेज जो होता है, इस सब को मिलाकर एक शब्द दिया गया जिसको सेट कहते हैं। अब सेट वास्तव में क्या होता है? सिर्फ सेट जो है कोई समूह हो, किसी भी वस्तुओं का कलेक्शन किया गया हो, वही सेट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ऐसी वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन, जो सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड हो और क्या हो, सुस्पष्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय। अब प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तव में प्रथम 5 संख्याएं धन संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 नहीं होगा, केवल 5 तक प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5। तो इनको यदि हम संग्रहित करें, संग्रहित करना मतलब इकट्ठा करें। अब इकट्ठा करने का तरीका वास्तव में क्या होता है? मझले कोष्टक में लगाते हैं, मझला कोष्टक लगाते हैं, तो इसको यही समझा जाता है कि ये इकट्ठा किया गया। यानी कि 1 2 3 4 5 का जो कलेक्शन किया गया, वो कैसे किया गया? मझला कोष्टक लगा के कलेक्शन किया गया। और वो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सेट है, समुच्चय है। वास्तव में सेट को नोट करने के लिए हम लोग 11 से पढ़ चुके हैं कि समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ABCD EFGHI to Z तक मतलब नोट करते हैं, कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद प्रदर्शित करते हैं उसको, उनके अवयवों को कैसे लिखते हैं? मझले कोष्टक में लिखते हैं। और क्या करते हैं? मझले कोष्टक में लिखकर जो है उनको संग्रहित करते हैं। तो ये देखिए 5 धन संख्याओं के समुच्चय को हमने क्या किया है? लिखा है। उसके बाद जो है क्या किया है? हम मझले कोष्टक में इसको क्या कर दिए हैं? कलेक्ट कर दिए हैं, मझले कोष्टक में कलेक्ट कर दिए हैं। और यही क्या है? सेट है, समुच्चय है। फिर आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या होगा? अब स्वरों का समुच्चय जो होगा, जैसे हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कौन? A E I O U, ये होते हैं 5 स्वर। और इनका कलेक्शन कर लिए मझला कोष्टक लगा के, तो ये क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया। उसके बाद जो है हम लोग समुच्चयों के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। कोई जरूरी नहीं प्रथम 5 संख्याओं का ही समुच्चय हो या केवल 5 संख्याएं ही होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सी संख्याएं होती हैं, बहुत संख्याओं का कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 100 तक कौन लिखेगा? इसमें मझले कोष्टक में वो नहीं लिखेगा, यहाँ तक लिखकर खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सी वस्तुओं का कलेक्शन है, जैसे मान लिया महानगरों का कलेक्शन, और भी बहुत स्कूलों का कलेक्शन। एक ब्लॉक में कुल स्कूलों की संख्याओं का नहीं, नामों का कलेक्शन कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के, कुछ विद्यार्थियों के नामों का भी कलेक्शन कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। और वो जो होगा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और आगे उसमें क्या होता है। तो उसके आगे समुच्चय हम लोग जान गए हैं, तो उसमें अवयव होते हैं। तो समुच्चय के अवयव कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो वास्तव में समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट, क्या होते हैं? समुच्चय जिन वस्तुओं के संग्रह से बनता है, मतलब जो वस्तुएं हम कलेक्ट करते हैं और उसको मझले कोष्टक में लिखते हैं, इकट्ठा करते हैं और लिखते हैं,
तो वो जो संग्रह बनता है और उसमें जो वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, जिन वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उन्हीं वस्तुओं को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी कि समुच्चय जिन वस्तुओं के संग्रह से बनता है उन वस्तुओं को अवयव कहते हैं। जैसे एक समुच्चय है ए इक्वल टू समुच्चय ए इक्वल टू जो है ए बी सी, तो इसमें इस समुच्चय में जो है इसमें ए बी सी क्या है, ए के अवयव है। यानी कि समुच्चय जो है ए के अवयव है, एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बी, अगर एक समुच्चय है तो बी इक्वल टू क्या लिखा, 1 2 3, यानी कि 1 और 2 और 3 के कलेक्शन से ये सेट बना है और इसमें जो है सिर्फ 1 2 और 3 क्या है, समुच्चय। कौन से समुच्चय, समुच्चय बी, यहाँ पे समुच्चय बी नाम दिया गया है इसको, तो समुच्चय बी के क्या है, अवयव है। तो समुच्चय बी के अवयव है। और जो है एक चीज और यहाँ जान लेना चाहिए कि क्या क्या है। जैसे सेट लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए बी सी, सेट लिखा हुआ और यहाँ कंडीशन है, नोटेशन भी हमें थोड़ा सा आना चाहिए। जैसे ये एक अवयव है ए का, यानी कि ए स्मॉल ए एक अवयव है ए का। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं वो हम समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं और जो स्मॉल लेटर होते हैं वो उनके अवयव उससे प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें से एक प्रतीक जानना है कि बिलोंग टू क्या होता है, तो जैसे मान लिया हम कहते हैं कि ए बिलोंग टू ए, यानी कि अवयव ए जो है वह समुच्चय ए का क्या है, अवयव है, एक अवयव है। और ऐसे ही हम लोग आगे भी जान लेते हैं कि बी बिलोंग टू ए, इसका मतलब ये है कि बी जो है ए का एक अवयव है। फिर सी बिलोंग टू ए, तो इसका मतलब क्या है, सी बिलोंग टू ए मतलब सी समुच्चय ए का अवयव है। और फिर लिख लेते हैं डी बिलोंग टू ए, तो वास्तव में सेट ए में डी अवयव है। इस सेट में यहाँ ए बी सी तक है, डी नहीं है, इसका मतलब डी नॉट बिलोंग टू ए, मतलब डी जो है वह ए का अवयव नहीं है। ऐसे हम लिख सकते हैं 5 इज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 5 जो है वह भी ए का एक अवयव नहीं है। अगर बी की बात करें तो ए बिलोंग टू बी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ए बी का एक अवयव नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू लिखेंगे, ए नॉट बिलोंग टू बी। और अगर लिखें टू बिलोंग टू बी, तो देखो टू अवयव टू जो है क्या समुच्चय बी में है, तो अवयव टू जो है समुच्चय बी में है, तो ये सही है। अगर हम लिखे 5 बिलोंग टू बी, तो 5 बिलोंग टू बी अगर हम लिखें तो क्या बी में अवयव 5 है, तो बी में अवयव 5 नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू बी लिखेंगे, नोट डाउन। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्रमित युग्म के बारे में पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें अभी छोड़ते हुए आ रहा है क्योंकि वो बेसिक है, क्लास 11th में आप पहले से पढ़ चुके हो। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन थोड़ी ना हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं सेट नहीं बता रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि वो आप वहाँ पे खुद पढ़ सकते हो, क्लास 11th में पढ़े भी हो, नहीं जानते हो तो क्लास 11th का फिर से क्लास ले लेना सेट का और आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग सेट के बारे में नहीं बताएंगे, उससे आगे चल रहे हैं। उसमें हमें ये जान लेना चाहिए कि संबंध और फलन पढ़ने के लिए हमें क्रमित युग्म की भी जरूरत पड़ेगा, तभी हम रिलेशन वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि वास्तव में रिलेशन क्लास 11th में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, तो वहाँ और अच्छे से उसको हम लोग जान लेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्रमित युग्म क्या है, ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं। तो दो अवयवों के ऐसे जोड़े जिनका क्रम निश्चित हो क्रमित युग्म कहलाता है। कैसे? जैसे ए कॉमा बी, यहाँ पे सबसे पहले क्रमित युग्म की डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं जानने बढ़िया से इसको जान लीजिएगा कि दो अवयवों के ऐसे जोड़े युग्म जिनका क्रम निश्चित हो। याद रखना क्रम यहाँ पे बहुत जरूरी है, निश्चित होना है, और उसे क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे ए बी लिखा हुआ है, ए के बाद बी लिखा हुआ, 4 5 1 2 बी ए 5 4 2 1। अब इसका मतलब क्या है, क्रमित युग्म मतलब जो निश्चित क्रम होता है उसका क्या मतलब है कि ए बी जो है ए कॉमा बी लिखा हुआ है या बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में अगर ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए हो जाए तो ये क्रमित युग्म में इसमें क्रम सही नहीं है, क्योंकि ए बी उसके बाद यहाँ क्या है बी से ए की तरफ है,
तो ए बी है और यहाँ क्रम क्या है, बी ए है। समझ लीजिए कि ये सेट ए का अवयव है और ये सेट बी का अवयव है, तो इसमें क्या है, सेट बी का अवयव इधर है और इसमें सेट ए का अवयव इधर है। यानी कि यह क्रमित, इसका क्रम जो है निश्चित नहीं है। और वास्तव में अगर हम यहाँ पे लिख दें जैसे x इक्वल्स टू वाई, x कॉमा वाई अगर हम लिख दें तो वास्तव में यह बराबर है कि नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते। कोई कहेगा ये बराबर नहीं है तो भी सही है, और कोई कहेगा कि ये बराबर है। अगर कोई कहता है कि यह बराबर है तो यह तभी सत्य होगा, यानी कि a कॉमा बी इक्वल्स टू क्रमित युग्म x कॉमा वाई के बराबर तभी होगा जब a का वैल्यू x के बराबर हो जाए और b का वैल्यू y के बराबर हो जाए। अगर a का वैल्यू x के बराबर हो जाए और b का वैल्यू y के बराबर हो जाए तो क्रमित युग्म बराबर हो जाए। कैसे, जैसे मान लो 2,3 अगर कहीं लिखा हुआ है और ये बराबर हो जाएगा 2,3 के, यानी कि 2,3 इक्वल टू 2,3। इसका क्रम पहले 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 2 है, यानी कि अगर ये सेट ए से मिला है और ये सेट बी से अगर हमें मिला है, और तब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो अवयव है यह सेट ए का अवयव है और ये क्या है, सेट बी का अवयव है यहाँ पर। लेकिन रिलेशन के बारे में और ज़्यादा जानेंगे जब हम कि सेट ए का सेट ए में ही रिलेशन निकाला जाता है खास करके। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि क्रमित युग्म वास्तव में इसका क्रम, और यहाँ पर अगर ए और बी लिखा हुआ है और तब यहाँ पर b और a लिखा हुआ तो ये बराबर नहीं हो सकता। 2,3 इक्वल टू 2,3 बराबर हो जाएगा a कॉमा b क्रमित युग्म इक्वल टू x कॉमा y क्रमित युग्म के तभी होगा जब x इक्वल a इक्वल टू x और b इक्वल टू y हो जाए। नोट डाउन। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से ही क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट कर लीजिएगा सही से और समझ लीजिएगा। जैसे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल में होता क्या है कि यदि कोई दो समुच्चय हो, वैसे समुच्चय हम लोग पढ़ चुके हैं, समुच्चय और उनके अवयव इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यदि कोई भी दो समुच्चय ए व बी हो और वह अरिक्त हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब वह रिक्त समुच्चय ना हो। यहाँ पर यह आवश्यक है कि वो नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब वो रिक्त समुच्चय ना हो। और जहाँ ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है, अवयव है किसका, कैपिटल ए, मतलब समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है। और यहाँ लिखा हुआ व बी बिलोंग टू कैपिटल बी, तो स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी, इसका मतलब क्या है, स्मॉल बी कैपिटल बी का एक अवयव है। यानी कि यदि ए व बी कोई दो अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी सेट हो और जहाँ ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग टू ए और स्मॉल बी बिलोंग टू बी हो, तो सभी संभव क्रमित युग्मों से बने समुच्चयों को कार्तीय गुणनफल कहते हैं। इसे a क्रॉस b के रूप में, यानी कि कोई दो सेट हो, जैसे एक सेट a है एक सेट b है, तो इसका कार्तीय गुणनफल को a क्रॉस b पढ़ते हैं। a और b के कार्तीय गुणनफल को a क्रॉस b के रूप में लिखते हैं और इसको a क्रॉस b ही पढ़ते हैं। अब a क्रॉस b जो मिलेगा वह एक समुच्चय होगा और वह समुच्चय जो होगा उसके अवयव क्रमित युग्म में होंगे, उसके अवयव जो होंगे वो क्रमित युग्म होंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे करते हैं, अभी आप समझ लीजिएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि एक समुच्चय ए हो दूसरा समुच्चय बी हो, तो इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी जो होता है वह एक समुच्चय होता है और उसके अवयव यानी कि इस समुच्चय के अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिखे होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिखे होते हैं। अब फिर से एक बार देख लेते हैं समझने के लिए कि यदि कोई दो समुच्चय जो अरिक्त हों और जहाँ समुच्चय ए का अवयव स्मॉल ए और समुच्चय बी का अवयव स्मॉल बी है, तो सभी संभव क्रमित युग्म, मतलब इन दोनों सेट से यानी कि सेट ए और सेट बी से जो क्रमित युग्म मिलेंगे, ए क्रॉस बी से हमें जो क्रमित युग्म मिलेंगे, जितने संभव क्रमित युग्म हो यानी कि जो भी क्रमित युग्म मिलते हैं वही तो संभव क्रमित युग्म होंगे। तो जो भी संभव क्रमित युग्म मिलेंगे हमें उनका समुच्चय जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी कहलाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी कहलाएगा। और ए क्रॉस बी है क्या, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है। बस इतना पढ़ना था इसमें कि यहाँ समुच्चयों को और क्या करते हैं, ए व बी का कार्तीय गुणनफल जब करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू
x सच दैट x, इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि x सच दैट x क्या होता है। मतलब ऐसा होता है कि एक परिमित युग्म a b है जहाँ क्या है a बिलोंग टू समुच्चय a और स्मॉल b बिलोंग टू समुच्चय b, यानी कि a का समुच्चय A का अवयव स्मॉल a है और समुच्चय B का अवयव स्मॉल b है। कंडीशन क्या है, A और B का कार्तीय गुणनफल A, B के रूप में आएगा। अभी हम दो सेट लेंगे और उनका कार्तीय गुणनफल करके दिखाएंगे, तब सब लोग आसानी से समझ जाओगे कि होता क्या है। तो पहले और एक चीज है A क्रॉस B लिखा हुआ तो x दैट x A, B लिखा है, यानी कि A का अवयव पहले फिर B का अवयव बाद में, यानी कि जितने भी क्रमित युग्म मिलेंगे, अगर मान लिया क्रमित युग्म 1, 3 मिला हुआ है तो ये 1 जो है वो पहले समुच्चय का अवयव होगा और 3 जो है वह दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्रमित युग्म है तो क्रम का बहुत ज्यादा महत्व है। तो A क्रॉस B के लिए A भी लिखा हुआ है, जबकि A कैपिटल यानी कि समुच्चय A का अवयव है और स्मॉल b समुच्चय B का अवयव है। और क्या फिर लिखा हुआ A क्रॉस B, तो ये हो गया A B, अब लिखा हुआ B क्रॉस A तो ये क्या हो गया B, A। तो यहाँ पर A क्रॉस B है तो A, B, यहाँ पे B क्रॉस A है तो B, A है, लेकिन कंडीशन वही है, यहाँ भी B बिलोंग टू B है, यहाँ भी B बिलोंग टू B ही है, बस इसको पहले उसको बाद में लिख दिया है और कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई दो सेट हो, सेट A इक्वल्स टू A, B, C और सेट B इक्वल्स टू X, Y, Z हो, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात करेंगे इसको। तो A क्रॉस B ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि एक समुच्चय जो इकट्ठा करने का तरीका होता है, मझला कोष्ठक लगा के इकट्ठा करते हैं, वही करेंगे हम। अब A क्रॉस B निकालने के लिए इसका पहला अवयव फिर इसका पहला अवयव एक कोष्ठक में लिखेंगे, यानी कि A, X। फिर क्या करेंगे A का इसके दूसरे में यानी कि A, Y, फिर A का इसके तीसरे में तो A, Z। ये जो मिल रहे हैं ये क्रमित युग्म ही हैं, यानी कि A क्रॉस B निकाल रहे हैं, A और B में संबंध भी यही कहलाएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो AX यानी कि पहला अवयव और इसके प्रत्येक अवयव, यानी कि पहला अवयव तो पहला अवयव से एक, फिर पहला अवयव दूसरा अवयव एक और क्रमित युग्म, पहला अवयव फिर तीसरा अवयव एक और क्रमित युग्म। अगर और भी कुछ होता तो पहला अवयव और कुछ लिखते हो भी क्रमित युग्म, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है झटपट, तो अब B से स्टार्ट करते हैं। तो B से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा B, X, यानी कि B, X होगा, फिर B, क्या होगा Y, B, Y होना चाहिए, क्रम से चल रहे हैं। फिर C, फिर C, B, Z, B, Z भी होगा, इसको नहीं लिखे अभी हम। तो एक बार फिर से देखते हैं, पहला अवयव फिर बारी बारी से तीनों अवयव, यानी कि पहला अवयव A, X, A, Y, A, Z, AX, AY, AZ हो गया। फिर B, BX, BY, BZ, BX, BY, BZ। अभी C बचा हुआ, तो C के लिए लिखेंगे C, X और फिर C, Y और फिर C, Z और समुच्चय। अब तो खत्म हो गया अवयव, तो मझला कोष्ठक लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि इकट्ठा कर देंगे। तो A क्रॉस B जो हमें मिला, वास्तव में हम लोग देख रहे हैं कि A यानी कि जो पहले लिखा हुआ है क्रमित युग्म में, जो पहले लिखा हुआ है वह A का अवयव है, जो पहले लिखा हुआ है वह A का अवयव होगा, हमेशा सत्य है। फिर जो बाद में लिखा हुआ है दूसरा, तो वो क्या होगा, वह दूसरे समुच्चय का अवयव होगा, यानी कि यहाँ जो पहले है उसका अवयव पहले होगा सब में, और जो बाद में लिखा हुआ उसका अवयव बाद में होगा। ये होता है A क्रॉस B करने का तरीका। ये क्या है, A का पहले A के लिए X में, Y में, Z में मिलाकर लिखे, यानी कि AX, AY, AZ लिखेंगे। फिर B, BX, BY, BZ लिखेंगे। फिर C तो CX, CY और CZ लिखेंगे, और ये हो जाएगा A क्रॉस B। यानी कि कहाँ से प्रारंभ करते हैं, इधर से। हम इधर से नहीं कर सकते, इधर से करेंगे तो ये B क्रॉस A कहलाएगा। तो B क्रॉस A के लिए देखते हैं क्या करते हैं। B क्रॉस A के लिए B से स्टार्ट करेंगे, इसका पहला और इसके तीनों में गुणा करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि तीन अवयव हो, चाहे जितने ज्यादा हो चाहे जितने कम हो, कर सकते हैं। क्रम का ध्यान देना है, शुरुआत कहाँ से करना है, A वाले अवयव से, इसमें कहाँ से करना है, B वाले अवयव से। क्रम का बहुत ध्यान देना है। तो B वाले अवयव से शुरू करना, तो X, तो X A कहलाएगा, AX नहीं X A, यानी कि X A हो जाएगा। फिर X B
एक्स बी हो जाएगा, फिर एक्स सी, ये हो जाएगा एक्स सी कहलाएगा, फिर एक्स ए बी सी खत्म हो गया। अब वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई ए, तो ये हो जाएगा वाई ए। हाँ यहाँ कर सकते हैं कि कोई कहे कि वाई सी वाई बी वाई ए करके लिखेंगे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रम से करोगे तो कभी भूलेगा नहीं। तो वाई ए हो गया। अब चलते हैं लिखेंगे वाई बी और फिर है वाई सी, और ऐसे फिर बढ़ेंगे आगे। अब बचा हुआ जेड, तो जेड का इसके साथ करेंगे पूरा तो क्या होगा जेड ए और जेड बी और हो जाएगा जेड सी। तो ये जितने क्रमित युग्म मिल रहे हैं यही सभी हैं क्रमित युग्म, यानी कि बी क्रॉस ए मिला हमें। और ये हो क्या रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि समुच्चयों ए व बी का कार्तीय गुणनफल कर रहे हैं हम लोग। जो ए क्रॉस बी होता है, ए का गुणा बी में करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ए क्रॉस बी कहलाएगा और बी क्रॉस ए कहलाएगा, अगर बी के अवयव पहले होंगे। यानी कि ए क्रॉस बी में ए के अवयव पहले होंगे और बी क्रॉस ए में बी के अवयव पहले होंगे। जैसे यहाँ से स्पष्ट है, ए का अवयव पहले लिखा हुआ है, बी का अवयव बाद में लिखा हुआ है। यहाँ से ज़्यादा स्पष्ट होगा ए बी, यानी कि ए क्रॉस बी जब निकालते हैं ए का अवयव पहले, तो देखो ए का ही अवयव लिखा हुआ है पहले सब में। फिर यहाँ दूसरे नंबर पर बी का अवयव लिखा हुआ है, यहाँ बी पहले है तो बी का अवयव पहले लिखा हुआ है, अगर पहले नहीं लिखे हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। फिर ए का अवयव है बाद में, तो ए का अवयव यहाँ पे एक समुच्चय एक बाद में है तो समुच्चय ए का अवयव बाद में होगा, और यहाँ सब जगह का होगा नोट डाउन। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। अब आगे पढ़ेंगे हम संबंध के बारे में, संबंध और फलन क्लास 12th में चैप्टर है, अब इसी के बारे में पढ़ना है। वहाँ से चल के अभी यहाँ तक तो पहुँचे हैं और उसको बहुत ज़्यादा जरूरी है, आगे तभी समझ पाओगे जब वो बातें जो हम बताते हुए चले आए उसको ठीक से नोट कर लेना, पढ़ लेना। अगर उन बातों को नहीं जान रहे हो जो इसके पहले बताएं अभी तो समझ लो सब गड़बड़ है, उतना तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे ये, अब आगे ये क्या है संबंध, यानी कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है कि किसी समुच्चय का, कोई समुच्चय हो जो ए है, कोई और समुच्चय हो बी, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय है ए, कोई और समुच्चय है एक बी, उनका कार्तीय गुणनफल करते हैं, यानी कि हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब ए क्रॉस बी जो हमें मिलेगा, जैसे मिलेगा मान लिया 1 2 3 4, हो सकता है कोई समुच्चय a = b = कुछ ऐसे रहे हो कि हम लोगों को ऐसे रिलेशन मिले। अब ऐसा ये जो मिल रहा है क्रमित युग्म, यही रिलेशन है। अब ये रिलेशन कैसे है, यानी कि 1 का 2 यानी कि ए का अवयव बी का अवयव, ए का अवयव बी का अवयव, ये समुच्चय है, समुच्चय बी है। अब समुच्चय ए का अवयव ये, समुच्चय बी का अवयव ये, समुच्चय ए का अवयव 1 समुच्चय बी के अवयव 2 से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है अभी समझ लेना। फिर 2 से 3 जुड़ा हुआ है, 3 से 4 जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है अभी समझ जाएंगे हम लोग। पहले थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। अभी हम लोग जो पढ़े थे एकदम सेम वही है कि क्या लिखा हुआ है, इसको समझना चाहिए कि किसी समुच्चय ए का समुच्चय, किसी समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ कार्तीय, समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ क्या कार्तीय गुणनफल जो होता है उससे जो प्राप्त समुच्चय होता है, उससे जो प्राप्त समुच्चय होता है उसके उप समुच्चय, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, उसका उप समुच्चय होना जरूरी है। यानी कि ए क्रॉस बी = मान लिया a, b है, b, c है और c, d है, ऐसा कुछ है मान लिया, तो वास्तव में a क्रॉस b एक सेट है, समुच्चय है, और इसका उप समुच्चय क्या क्या हो सकता है, a, b भी इसका एक उप समुच्चय है। यानी कि a, b इसका एक समुच्चय है, और कह सकते हैं a, b समुच्चय में लिखा जाएगा ये, तभी समुच्चय होगा ये इस तरह से। और a, b, b, c अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये मझले कोष्ठक में एक क्रमित यानी कि एकल समुच्चय है, और इसमें 2 अवयव है, तो ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। तो ये समुच्चय और ये समुच्चय इसका उप समुच्चय भी है, और भी निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे a, b, c, d, ये अगर समुच्चय में इसको भी लिख दे, ये भी एक उप समुच्चय है, यानी कि ये पूरा इसका उप समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय है। कोई भी समुच्चय खुद का भी उप समुच्चय होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज है, इसमें लिखा हुआ कि किसी समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ जब हम कार्तीय गुणनफल करते हैं
तो जो हमें समुच्चय प्राप्त होता है कार्तीय गुणनफल से, जो समुच्चय प्राप्त होता है, ये समुच्चय जो है ये प्राप्त होता है, और इस समुच्चय के उपसमुच्चय यानी कि जो थे अभी अभी दिखाए हैं समुच्चय के उपसमुच्चय, उसी को क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, यानी कि रिलेशन कहते हैं। और इसे वास्तव में आर से नोट करते हैं, यानी कि अगर A क्रॉस B एक समुच्चय है और या संबंध के रूप में दर्शाना हो तो संबंध R जो है ये भी एक समुच्चय है और ये भी एक समुच्चय है, यानी कि A क्रॉस B तक R होगा। लेकिन वास्तव में जो रिलेशन होता है कोई जरूरी नहीं है कि जो उपसमुच्चय जो समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है वो पूरा ही रिलेशन हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे, जनरली समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में क्या होता है। तो इसे R से प्रदर्शित करते हैं और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि R यानी कि रिलेशन को R से नोट करते हैं और रिलेशन R मिलता कहाँ से हमें, A क्रॉस B से मिलता है। A क्रॉस B से हमें रिलेशन मिलता है जिसको R से भी नोट कर सकते हैं। इसका मतलब A क्रॉस B इक्वल टू R भी हम लिख सकते हैं। और वास्तव में ये जो R है ये इसके लिए सत्य है, लेकिन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये भी सही है, ये भी सही है। हमेशा ये फॉलो नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा फॉलो होगा, ये जरूर याद आना। तो वास्तव में हम लोग जान चुके हैं कि गुणनफल से प्राप्त यानी कि एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के कार्तीय गुणनफल से प्राप्त समुच्चयों के उपसमुच्चयों, समुच्चयों के उपसमुच्चयों को संबंध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, R एक रिलेशन है जो क्या होगा, दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। R का वैल्यू मतलब इसमें जितने भी अवयव हैं, जितने भी उपसमुच्चय हैं, कोई जरूरी नहीं ये अलग अलग भी रिलेशन हो सकते हैं। जैसे ये देखते हैं, अभी यहाँ से समझ में आ जाएगा रिलेशन कैसे कैसे होगा। अगर हम यहाँ से A क्रॉस B निकालें तो वास्तव में देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ A इक्वल टू उतना, B इक्वल टू उतना ही लिखें, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है और समझ भी जाएंगे आसानी से, और उपसमुच्चयों का समुच्चय भी इससे समझ में आ जाएगा, इसीलिए ऐसा लिखा गया। तो A क्रॉस B इक्वल टू देखते हैं क्या मिलता है। A क्रॉस B इक्वल टू 1 1 1 1 मिलेगा, फिर 1 2 मिलेगा। अब देखो ये क्या है, 2 1 और क्या है 2 2, ये मिलेगा। ये सभी संभव क्रमिक युग्म है, सभी A और B के अवयवों से सभी संभव क्रमिक युग्म है, और सभी संभव क्रमिक युग्म क्रमिक युग्मों का समुच्चय जो होता है, कलेक्शन जो होता है, वो A क्रॉस B कहलाता है। अब A क्रॉस B मिल गया, वास्तव में ये R होना चाहिए, तो वास्तव में ये R नहीं होता है। R होता क्या है, समुच्चयों के उपसमुच्चय को संबंध यानी कि रिलेशन कहते हैं, और R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ से R निकालना हो तो क्या, अब R क्या, यानी कि हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो संबंध जैसे 2 और 4 है, तो 2 से भाज्य है 4, और फिर 10 है और 5 है, तो मान लीजिए 5 से भाज्य है 10। इस तरह से रिलेशन होता है। 2 का स्क्वायर है 4, तो का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। कुछ इसी तरह से यहाँ सोचते हैं, यहाँ देखो हम कितने रिलेशन लिख रहे हैं। अगर हम एक संबंध का नाम R लिखें और हम R1 लिख दें और R1 को हम क्या समझे, बराबर, मतलब एक संबंध नामित कर रहे हैं हम बराबर। अब बराबर एक संबंध है कि बराबर है, ये इसके बराबर है। तो देखते हैं कि R1 क्या है, बराबर है, यानी कि एक संबंध है। R1 जो है एक संबंध का नाम है जो क्या प्रदर्शित करता है, बराबर है। तो देखते हैं A क्रॉस B में, यानी कि तब तो R1 सबसेट ऑफ A क्रॉस B होना चाहिए। मतलब A क्रॉस B में कुछ तो जरूर होना चाहिए, कुछ तो ऐसा जरूर होना चाहिए जो इसका क्या हो, इसका उपसमुच्चय हो और R के लिए हम लोग लिख सकें। तो देखो बराबर है के लिए, यानी कि अगर हम R1 रिलेशन लिखें, R1 बराबर, तो R1 इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, 1 1। एक बराबर है एक के, सत्य है। बराबर के रिलेशन में एक बराबर है एक के, सत्य, यानी कि एक संबंध हम लोग R1 लेकर चल रहे हैं और इसमें उपसमुच्चय ढूंढ रहे हैं। तो R1 1, 1 मिल गया, और क्या मिल जाएगा, 2, 2 मिलेगा। 1, 1 और 2, 2 मिल गया। वास्तव में R1 क्या है, बराबर का संबंध। तो देखते हैं है कि नहीं है, एक के बराबर है, 2 के बराबर है, R1 संबंध है, यानी कि सत्य है। यानी कि इसमें ये उपसमुच्चय है,
ए क्रॉस बी का ये क्या है, उप समुच्चय है, यानी कि R1 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सत्य है। फिर दूसरे संबंध की बात करते हैं, R2 कोई और संबंध इन्हीं में से नाम देते हैं। अब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कुछ फिक्स रहेगा, उसमें दिया रहेगा जो संभव हो, तो यहाँ भी हम कुछ इसी तरह से मान रहे हैं कि संभव हो। तो R2 का नाम लिख रहे हैं से बड़ा है, से बड़ा है। अब से बड़ा है मतलब यानी कि R2 ढूंढना है हमें कि समुच्चय में लिखेंगे एक से बड़ा है कौन, 2 तो है कि नहीं है, 1, 2 और भी कुछ है, एक से बड़ा है 2, एक से एक बड़ा है नहीं है, एक से बड़ा है 2 सही है, 2 से बड़ा है 1 गलत है, 2 से बड़ा है 2 गलत है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही अवयव मिलेगा, यानी कि एकल समुच्चय है, लेकिन वास्तव में ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है ये, यानी कि R2 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ दे सकते हैं। अब कोई और रिलेशन यहाँ से बड़ा है से छोटा है भी कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत कुछ होते हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, और आगे और भी क्वेश्चन होंगे और भी समझेंगे हम धीरे धीरे। तो ये होते हैं रिलेशन, नोट डाउन। तो इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखकर नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। हमने इसीलिए कई बार रिपीट भी कर दिया है बढ़िया से कि समझ जाइए। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो होगा संबंधों का प्रांत यानी कि डोमेन, और परिसर यानी कि रेंज, और को डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डोमेन, रेंज और को डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में उसको देखेंगे, और उसी में जो है कुछ रिलेशंस यानी कि हम लोग अब आगे जब शुरू करेंगे तो उसी में बाइनरी रिलेशन के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।